अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है लैंड एडाप्टेशंस ऑफ फंजाई। इससे पहले हम लोगों ने फंजाई की क्लासिफिकेशन देखी थी और इंट्रोडक्शन देखी थी को डिस्कस किया था। और उन टॉपिक्स को आज हम लोगों ने देखना है कि फंजाई जो है ना वो कौन से लैंड पे एग्जिस्ट करती है, कौन सा लैंड रिक्वायर्ड होता है, इसे कैसा हैबिटाट रिक्वायर्ड होता है, कैसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे फंजाई सही करके ग्रो कर सकती है और उसकी ग्रोथ अच्छी भी हो सकती है। दे आर वेल अडॉप्टेड टू लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पे रहते हैं, यानी इनका हैबिटाट हम कहते हैं कि लैंड पे होता है। ड्यू टू लैक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स इनके पास मौजूद नहीं होते। नॉन मोटाइल स्पोर्स, स्पोर्स का हमें पता है कि जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होंगी, यानी स्पोर्स जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होंगे फंजाई के अंदर। फिर हम कहते हैं नॉन मोटाइल यानी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते। अगर एक फंजाई एक जगह पे मौजूद है ना, उसके स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो स्पोर्स जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, चाहे वो पोलिनेशन का प्रोसेस ही क्यों ना हो। जैसे हम पोलिनेशन में डिस्कस करते हैं ना कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में तक ट्रैवल कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इनके स्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं। एंड कोनिडिया एफिशिएंट, कोनिडिया इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी एक फंजाई का स्ट्रक्चर होता है। डिस्पर्सल बाय विंड, जो कोनिडिया होते हैं ना वो हवा के ज़रिए फैलते हैं, हवा के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे फंगस जो है ना वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। थिक वॉल्ड जाइगोट, इनका जाइगोट जो होता है ना वो बहुत थिक वॉल्ड होता है। एंड अदर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, और भी इसके स्ट्रक्चर में ना रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में बात करते हैं ना, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो रेजिस्टेंट होती है, वो किसी भी मटेरियल को अंदर पास नहीं करने देती है। Hyphae may be modified in such a way as to enable them to reproduce themselves without dependence on external water। जो इनके हाइफी होता है ना, हाइफी मैंने बताया था कि ट्यूबुलर और सिलेंडर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइफी में ना थोड़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे। हाइफी जो है ना वो उसके पास ये सलाहियत होती है कि वो पानी की मौजूदगी के बगैर भी ग्रो कर सकता है, उसको अपनी ग्रोथ के लिए एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो इनका थर्ड पॉइंट है ना हम वो देख लेते हैं। मैनी फंजाई आर मोर टॉलरेंट दैन बैक्टीरिया, फंजाई की जो टेम्परेचर की टॉलरेंस होती है ना, यानी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर को, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, आबो हवा को, दर्जे हरारत को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है ना वो बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा होती है इनके पास। टू डैमेज हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स -5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है ना वो -5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के दरमियान तक हो सकता है। और हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन हम कहते हैं जब साल्ट जो है ना वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी जब सोल्यूट जो है ना वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। पेंसिलियम कैन ग्रो ऑन ऑरेंजेस, पेंसिलियम जो है ना वो माल्टों के ऊपर अटैक करती है। अब फंजाई जो है ना उसके काफ़ी टाइप्स हैं। अब कुछ फंजाई होती है जो हमारी रोटियों को लगती है, रोटियां अगर ज़्यादा देर कहीं पड़ी रहें या बासी रोटी जो है उसको लग जाती है, माल्टों को लग जाती है, फ्रूट्स को लग जाती है। तो अब बताया हुआ है कि पेंसिलियम जो है ना वो माल्टों को लगती है, ऑरेंजेस को और जेली को, जैम वगैरह को, केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, वाइल बैक्टीरिया कैन नॉट। बैक्टीरिया जो है ना वो इनको नहीं लग सकता। अगर माल्टों को और जेली को फ्रिज में रखा हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा देर भी अगर रखा है ना तो भी इनको फंगस लग सकती है। तो फंगस अटैक हो सकता है उनके ऊपर, लेकिन बैक्टीरियल अटैक जो है ना वो नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बात हो गई है। उसके बाद फंजाई की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखनी है कि इकोलॉजी में क्या अहमियत हासिल है फंजाई को। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स का वर्ड यूज़ किया जाता है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, यानी जो पौधे और जानवर ज़मीन का हिस्सा बन चुके होते हैं और फिर वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो गए होते हैं, उनके ऊपर फीड करती है फंजाई। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह, जो किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को या किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं। जब ये ब्रेक डाउन हो रही होती है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, वाटर रिलीज़ होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं। आप लोगों ने हमेशा ये बात रखनी है कि ये याद रखना है आप लोगों ने कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर की बात होगी ना या डीकम्पोजर्स की एक्टिविटी की बात होगी या किसी भी टर्म के साथ जब ऑर्गेनिक वर्ड लगेगा ना उसके दो मतलब होंगे। या तो ये होगा कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये होगी कि उसके अंदर ना मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही होती है उनके अंदर। डिग्रेड डिफ़िकल्ट मटेरियल्स सच एज सेल्यूलोज एंड लिग्निन, अब जो सेल्यूलोज और लिग्निन होती है ना इनकी डाइजेशन जो है ना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और काफ़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। मैनी फंजाई आर सिम्बियोट्स, सिम्बियोट्स का वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हों, जब हम कहें कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स या जानदार या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स
आपस में एक ताल्लुक़ बना के काम कर रहे हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तब हम कहते हैं कि सिम्बियोटिक एक्टिविटी की बात हो रही है। सिम्बायोट्स में हम कहते हैं लाइकन्स, माइकोराइज़ा और ग्रेजिंग एनिमल्स। लाइकन्स और माइकोराइज़ा जो है ना, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है। ग्रेजिंग एनिमल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है जो जानवर चरते हैं ना, यानी जो चरागाह में जाते हैं या पास्चर्स में जाते हैं, बाग वगैरह में जाते हैं, तो उनको ग्रेजिंग एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाय, भैंस, बकरी वगैरह। मैनी आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड और शेल्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं और बदले में उसे नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। अब यहाँ पे पैरासिटिक काइट्रिड्स की बात हो रही है। मे हैव काज्ड एम्फीबियन डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर्स। अब ये जो पैरासाइट्स हैं ना, ये एम्फीबियंस के ऊपर अटैक करते हैं। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं, मसलन क्रोकोडाइल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो एम्फीबियंस होते हैं। माइक्रोराइज़ा जो है वो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों ऑर्गेनिजम्स लाइकन और माइक्रोराइज़ा जब दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन कायम करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स seen in approximately 90% of all plant species. फंगस इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। फंगस से क्या होता है कि प्लांट की रूट का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है उसको, और न्यूट्रिएंट अपटेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका। रूट सप्लाई फंगस विद कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। रूट्स जो होती हैं ना वो फंजाई को फिर फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो दे रही होती हैं बदले में। अब हम लोग फंजाई को फूड इंडस्ट्री में देख लेते हैं कि कैसे काम करती है और क्या किरदार अदा करती है। सर्टन फंजाई आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर फर्मेंटिंग एबिलिटी। कुछ जो फंगस होती है ना, फंजाई होती है, उसकी फर्मेंटेशन एबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। मसलन ख़मीर वगैरह तैयार करके, ख़मीर को यीस्ट कहा जाता है, ख़मीर तैयार करके जैसे बन रहे होते हैं ना केक्स वगैरह बेकरी में बन रहे होते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, तो यीस्ट को साइंटिफिक नेम है इसका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड वाइन। ब्रेड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट को, और शराब बनाने में वाइन। पेंसिलियम स्पीशीज़ जो है ना उनको यूज़ किया जाता है फ्लेवर वगैरह देने के लिए, खुशबू देने के लिए या कलर देने के लिए। पनीर को हम कह सकते हैं कि पनीर को फ्लेवर देने के लिए, खुशबू देने के लिए, एरोमा का वर्ड खुशबू के लिए यूज़ होता है, और कलर देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए चीज़ को पेंसिलियम यूज़ की जाती है। एस्परगिलस, ये ना एस्परगिलस इसका सही वर्ड है, आर यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग सोया सॉस। सोया सॉस या चिली सॉस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं ना सॉसेजेस हमारी फूड में और हमारे डेली के प्रोडक्ट्स में, और सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन, ये भी एस्परगिलस की जो है ना ये फंजाई की एक टाइप है, और फंजाई जो है ना वो फूड इंडस्ट्री में इस तरह रोल प्ले कर रही है। उसके बाद मेडिसन में देख लेते हैं। सम फंजाई आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की का ज़रिया होते हैं और कुछ ड्रग्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। पेंसिलिन जो है ना वो पहली एंटीबायोटिक थी जिसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1928, और इसको ऑब्टेन किया था, हासिल किया था पेंसिलियम नोटाटम से। लेवोस्टैटिन जो है ना वो भी एक फंगस है, इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉइल फंगस, एक फंगस है जो ज़मीन पे उगती है, उससे लिया जाता है इसको। यूज्ड इन ओरल ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है ना किसी भी पेशेंट का, तो अगर वो उस ट्रांसप्लांटेशन को कामयाब करने के लिए, कामयाब साबित करने के लिए और उसकी रिजेक्शन के चांसेस को कम करने के लिए ये साइक्लोस्पोरिन जो है ना ये यूज़ की जाते हैं एज मेडिसिन्स। इंडस्ट्री में रोल देख लेते हैं फंजाई का। फंजाई आर यूज्ड फॉर फूड, मेडिसिन्स, रिसर्च, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड पेस्ट कंट्रोल। पेंसिलियम, ब्लू चीज़, ब्रेड यीस्ट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडस्ट्री में भी कैसे यूज़ होती है। मेडिसिन्स बनाने के लिए, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है, फूड बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे भी, और पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी। सम नेचुरल डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें जहाँ पे कपड़े वगैरह बन रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि लाइकन्स जो है ना उनको यूज़ किया जाता है कुदरती कलर्स वगैरह जो है ना कपड़ों को वो देने के लिए। उसके बाद बायोलॉजिकल रिसर्च की हम लोगों ने बात की, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए भी फंजाई को यूज़ किया जाता है। यीस्ट आर यूज्ड इन जेनेटिक या मोलेकुलर बायोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज ऑफ देयर रैपिड जनरेशन एंड रैपिडली इंक्रीजिंग पूल ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। जितनी फंजाई की वैरायटी है ना तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स अगर उनके आते हैं तो फिर ज़्यादा एक्सप्लोर होती है ये बायो की फील्ड।
तो रिसर्च सेंटर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि इनके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं कि इनकी जनरेशन जो है ना वो जल्दी प्रोड्यूस होती है, ये जल्दी अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यीस्ट वर द फर्स्ट यूकैरियोट्स टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स। सबसे पहले यीस्ट को यूज़ किया गया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स में। 1983 में एक फंक्शनलिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वर मेड इन Saccharomyces cerevisiae. The same yeast was the first eukaryote whose genomic sequence was completely studied in 1996. सबसे पहले यीस्ट को मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर यीस्ट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे। फिर 1983 में इसको साइंटिफिक नेम के साथ मेंशन किया गया और इसके पास एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था ना, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल किया गया, फंक्शनिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और सबसे पहले इस जो फंगस का जीनोमिक मटेरियल था ना, यानी यीस्ट का जो जीनोमिक मटेरियल था ना, उसको स्टडी किया गया था 1996 के अंदर। अब हम लोगों ने फ़ायदों की बात कर लिया कि कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पे नुकसान की बात कर लेते हैं कि फंजाई जो है वो कौन से नुकसान की वजह बनती है। They cause many plant diseases because they produce several enzymes that can break cellulose, lignin and cutin. अब ये पौधों में बीमारी की वजह बन जाती है क्योंकि इसके पास एंजाइम सिक्रीशन की एबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं। वो एंजाइम्स जो है ना वो प्लांट के सेल्यूलोज, लिग्निन और क्यूटिन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद रस्ट और स्मट डिजीज़ की बात की हुई है कि गंदम, मकई वगैरह जो है ना उनको लगते हैं ये डिजीज़। और ये गंदम और मकई वगैरह की ना जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, उनकी यील्ड के कितनी औसत अमाउंट जो है ना वो प्रोड्यूस होनी है उनकी फ़सलों की, उसको रिड्यूस कर देते हैं। हम कहते हैं कि जो फसलों की या अनाज की खपत जो है ना वो कम हो जाती है। प्लांट की ग्रोथ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके बाद प्लांट की हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है एंड स्टारवेशन टू डेथ मैनी पीपल। तो ऑब्वियस बात है कि जब फसलें ठीक नहीं होंगी, ज़्यादा अमाउंट में अनाज नहीं पैदा होगा, तो अब पॉपुलेशन जितनी हमारी है पाकिस्तान की या ऑल ओवर दी वर्ल्ड बाकी कंट्रीज़ की देखें हम लोग तो बहुत ज़्यादा आबादी है। तो आबादी की निस्बत अगर अनाज कम हो जाएगा तो काफ़ी लोग होंगे जिनको अनाज नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली अगर वो भूखे रहेंगे मुसलसल तो उनकी डेथ हो जाएगी। पाउडरी माइल्ड्यू ऑन ग्रेप्स, रोज़ और वीट। पाउडरी माइल्ड्यू जो है ना वो किन को इफ़ेक्ट करता है? वो अंगूर को करता है, गुलाब को और गंदम को। आल्सो काज एनिमल डिजीज़। हम ये नहीं कह सकते कि फंजाई सिर्फ प्लांट्स में डिजीज़ काज कर रही होती है, ये एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करती है। पहली डिजीज़ हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस। इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है जिसमें कोई भी इंसान गलती से स्पोर्स को इनहेल कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे फंगस मौजूद है, अगर वो वहाँ पे है तो फिर वो जाने अनजाने में स्पोर्स को इनहेल कर लेगा। विच इज़ कॉमन इन सॉइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड स्पीसीज़। या वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा परिंदे रहते हैं, तो अगर परिंदों की जगह की सफाई वो कर रहा है ना कोई भी बंदा, तो फिर भी उसके अंदर स्पोर्स के इनहेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू ऑर्गन्स कैन बी सीरियस एंड फैटल। अब जैसे कोई भी स्पोर या कोई भी वायरस या कोई भी चीज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जब हमारी बॉडी में जाती है ना, जब वो हमारे ब्लड का पार्ट बनती है ना, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही होती है। अब अगर वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर वो ऑर्गन में जा रहे हैं यहाँ पे स्पोर्स, तो फिर वो इंसानी जान के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी बीमारी है हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन्स। एस्परगिलस प्रोड्यूस वन ऑफ द मोस्ट कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग। कार्सिनोजेनिक का वर्ड जहाँ भी यूज़ हुआ हो ना, उसका मतलब होता है कि कैंसर काज हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से। माइकोटॉक्सिन्स की टर्म यूज़ होती है फंजाई के लिए। माइको का टर्म जो है ना वो फंजाई के लिए यूज़ होता है। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन। वो टॉक्सिन जो फंजाई प्रोड्यूस कर रही होती है और वो नुकसानदेह भी होते हैं, कैंसर काजिंग भी होते हैं। अगर इंसान उनको इनटेक कर लें, उनको एफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है। इट अफेक्ट्स पीनट एंड कॉर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मूंगफली की बात हो रही है और मकई की बात हो रही है। अगर एफ्लाटॉक्सिन या फंजाई जो है वो मकई को और मूंगफली को अटैक करती है, तो अब इंसान को अगर गलती से वो खा लेता है, उसे नहीं पता चलता कि यहाँ पे फंगस लगी हुई है इनको और ये ख़राब है, तो ये फंगस जो है वो उस इंसान के जिस्म के अंदर चली जाएगी। तो अगर कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह वो इंसान नहीं करवा रहा, तो फिर वो कार्सिनोजेनिक साबित होगी और वो कैंसर काज कर सकती है उसकी बॉडी के अंदर। तीसरी डिजीज़ है एर्गोटिज़म। इज़ काज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्राम पर्पल एर्गोज।
पर्पल एर्गोस से बनी हुई अगर कोई भी ब्रेड या कोई भी चीज़ को इंसान खा लेता है तो उसको एर्गोटिज्म की बीमारी हो सकती है। कंटामिनेटेड ड्राई फ्लोर, द पॉइजनस मटेरियल इन द एर्गट काज्ड नर्वस स्पैम। अब यहाँ पे हम लोग ये ब्रेन की डायग्राम साथ इसलिए बताई हुई है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बीमारी इफ़ेक्ट कर रही होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बुरा असर डालती है, कन्वल्जन काज करती है। कन्वल्जन हम कहते हैं कि वो कंडीशन होती है जिसमें सडनली ना बॉडी की एब्रप्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बॉडी शिवर होना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, यानी इनवॉलेंट्री तौर पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो आगे कन्वल्जन काज करती है, यानी इंसान को झटके लग रहे होते हैं, उसकी बॉडी कांपने लग जाती है। और थर्ड प्रॉब्लम है साइकोटिक डिल्यूजन। डिल्यूजन का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी इंसान है उसके सोचने समझने की सलाहियत जो है ना वो काम हो गई है, वो किसी भी बात को सुनेगा तो सोचे और समझे बगैर आगे फैलाएगा, यानी हम कहते हैं कि एब्सर्ड फॉल्स बिलीफ्स जो है ना उनको प्रोमोट किया जा रहा होता है एर्गोटिज्म बीमारी के दौरान। उसके बाद हमारी लास्ट डिजीज़ जो है वो है रोडोटोरियोला। अ पिंक यीस्ट ग्रोज ऑन मॉइस्ट सरफेसेस, अगर ब्रेड वगैरह के ऊपर या जैम को पिंक यीस्ट लग गई है क्योंकि वो मॉइस्ट सरफेस पे पड़ा रहा है, वो नमी वाली जगह पे पड़ा रहा है, तो वो डिज़ीज़ जो है वो होगी रोडोटोरियोला। और इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ यूँ करके होता है, ऐसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारे यहाँ पे एंड हो गया है और हमारा फंजाई का चैप्टर जो है वो भी एंड हो गया है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।